analysis in the branch of chemistry is the branch of chemistry which deals with with the identification of acid, acidic, basic, basic radicals, radical present in salt or mixture of salt in the salt or mixture of salt. ठीक है ना। अभी कितने केटायंस ये उसमें कौन कौन से एनायन प्रेजेंट है इसके बारे में है ना हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वाटर सॉल्ट एनालिसिस। यस सर। तो सॉल्ट में किसी भी सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी सॉल्ट में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं बेसिक रेडिकल, दैट इज बेसिक रेडिकल। और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। तो दो कैटेगरी होती है इसमें, है ना। कैटायन को बेसिक रेडिकल्स कहते हैं और एनायन को एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। अच्छा, जनरली सॉल्ट बनते कैसे हैं? तो ऑब्वियसली यार सॉल्ट बनते हैं एसिड बेस रिएक्शन से। यस सर। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास एसिड है और ये आपके पास बेस है। तो अगर एसिड बेस को मिक्स करोगे तो इट गिव्स व्हाट? सॉल्ट प्लस चल देगा ये वाटर। तो एसिड में हमेशा क्या होता है, जैसे H प्लस आयन होगा एसिड के अंदर और नेगेटिव चार्ज होगा। बेस के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होता है और क्या होता है, पॉजिटिव चीजें होती हैं। ये इससे रिएक्शन करता है और ये इससे रिएक्शन करता है। तो इससे बनता है पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्ट और ये वाटर तो है ही आपके पास में। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट यस। प्रिपरेशन होता है। अब हम इनको अलग अलग करके वापस से इनको एनालिटिकल टेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं या टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली है ना, दो तरीके के टेस्ट हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ टेस्ट और एनालिसिस। सर 1 सेकेंड, क्या ऊपर का दिखा सकते हैं? यस सर, डन। ओके, तो अब हमें सीखना है क्या कौन कौन से टेस्ट हम लोग लगाते हैं। तो टाइप ऑफ
टेस्ट और एनालिसिस। तो टाइप ऑफ टेस्ट और एनालिसिस की बात करें तो जनरली क्या होता है कि दो टेस्ट हम लोग लगाते हैं, है ना, किसी भी सॉल्ट का एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। और एनालिसिस और एनालाइजिंग द cation और anion present in the salt in the salt two types two types of tests are used, ठीक है। जो पहला टेस्ट होता है उसे बोलते हैं ड्राई टेस्ट, ड्राई टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें हम सॉल्ट को ड्राई ही एनालिसिस कर लेते हैं। Okay, और sir. दूसरा होता है वेट टेस्ट, वेट टेस्ट, है ना। इसमें हम सॉल्ट को एक्वस फॉर्म में ले जा करके, है ना, एनालिसिस करते हैं। इसमें हम इसको ड्राई फॉर्म में ही चेक कर लेते हैं। ये ड्राई फॉर्म में रखा हुआ है, ड्राई सॉल्ट, दैट मीन्स सॉलिड फेज। वेट टेस्ट में क्या होता है कि हम इसको टेस्ट ट्यूब में लेके चले जाते हैं, यहाँ एनालिसिस करते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन इन एक्वस फेज, इसे वेट टेस्ट कहते हैं। अब इसमें दो हैं, है ना, एक्सिलरी टेस्ट, प्री एक्सिलरी टेस्ट और फिर कॉन्फर्मेटरी टेस्ट, इसमें भी दो कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ ड्राई टेस्ट की, क्लियर। Okay, sir. तो सबसे पहले आते हैं ड्राई टेस्ट में। ड्राई टेस्ट, तो देखो अगर ड्राई टेस्ट लगाना है तो ड्राई टेस्ट जो होते हैं वो लेकिन अबाउट 6 to 7 कैटेगरी के होते हैं, है ना। तो उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो ड्राई टेस्ट इंक्लूड्स इंक्लूड्स फॉलोइंग टेस्ट, फॉलोइंग टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसमें, सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। आप फिजिकली उसको टेस्ट कर लोगे, है ना, उसकी स्मेल वगैरह पकड़ लोगे, कलर वगैरह से देख करके पहचान लोगे, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। सेकंड होता है फ्लैम टेस्ट, फ्लैम टेस्ट। थर्ड होता है बोरेक्स बीट टेस्ट,
बोरेक्स बीट टेस्ट। फोर्थ होता है माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। फिफ्थ होता है चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी कैविटी टेस्ट। सिक्स नंबर पे आता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट नाइट्रेट टेस्ट। और सेवंथ नंबर पे आता है ड्राई हीट टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई हीट टेस्ट। अब जो ड्राई हीट टेस्ट है, इसमें क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है ना, विद रेस्पेक्ट टू, है ना, फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। तो वो बताऊंगा उसके अंदर क्या होता है। ओके सर। इतने अपने पास ड्राई टेस्ट लगते हैं। सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जी सर। सारे टेस्ट हम लोग को ध्यान से करना है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। हम फिजिकली कैसे, है ना, सॉल्ट को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इन दिस मेथड, in this method in this method salt is salt is physically physically examined and 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 following conclusions are drawn। ठीक है, तो कौन कौन से कंक्लूजन दिए जा रहे हैं, देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो जैसे सबसे पहली बात करते हैं फिर इसके अंदर हम, तो इसका जो ई पॉइंट है वो है कि, है ना, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जनरली ट्रांसन मेटल्स जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी कलर्ड फॉर्म में होते हैं। if salt is colored, if salt is colored, it generally
generally consist of transition metal ion. Consist of transition transition metals हैं, तो जनरली ट्रांजिशन मेटल आयन से बिलोंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे ट्रांजिशन मेटल आयंस ही इन्हें कलर्ड होते हैं, कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कलर होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर। ठीक है ना, इसमें एक तो होता है KO2। KO2 ये होता है येलो और ऑरेंज कलर का, येलो और ऑरेंज। दूसरा होता है Li3N। Li3N रूबी रेड। रूबी रेड। इसके बाद KO3 ऑरेंज कलर। ठीक है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर होते हैं, है ना, लेकिन इनके एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, कलर होते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट दे आर कलर्ड। यहाँ लिख सकते हैं एस ब्लॉक आयंस बट कलर्ड। ओके सर। सर क्या आप थोड़ा ऊपर का दिखा सकते हैं यस, नोट? ठीक है, यस। ओके। तो एक तो ये हो गया कि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट कलर होते हैं, लेकिन कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट भी कलर होते हैं, उसमें आपको याद रखना है KO2 Li2N एंड KO3। इसके अलावा कुछ सॉल्ट जो होते हैं ना, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है मतलब वेट 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 होते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उसके अंदर, तो वो जनरली कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी आ गई इसके अंदर बी, इफ सॉल्ट इज वेट। इफ salt is wet or hygroscopic। hygroscopic हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो है ना, अ, क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑब्जर्व। यस सर। एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और दैट टाइप ऑफ द सॉल्ट बिलोंगिंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट, then it generally generally consists consist of
the cations belonging to S block elements. To S block. ओके, ये दूसरी कैटेगरी हुई. नेक्स्ट है सी Yes, sir. कैटेगरी. अब जनरली क्या होता है कि है ना, जितने भी हैवी सॉल्ट्स होते हैं, है ना, ऑन द बेस ऑफ वेट, है ना, तो हैवी सॉल्ट्स जो होते हैं, है ना, वो बिलोंग करते हैं कौन से, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और सम एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू पी एंड सम एलिमेंट बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो हैवी मेटल्स जो होते हैं उनको भी Yes, आप sir. आइडिया लगा सकते हो. इफ salt is heavy, then it consists of heavy metal cations heavy metals cations like, कौन कौन से होते हैं भाई, like Hg+2 mercury, Be+2, Hg2+2, Pb+2, Bi+3. तो ये हैवीएस्ट होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, तो इनको आइडिया लगा लो इनका भी, ये भी फिजिकली एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं. Okay, डी, sir. डी है, ठीक है ना, जिनके पास स्पेसिफाइड स्मेल होती है, आप उनको है ना स्मेल से है ना आइडिया लगा सकते हो कि क्या हो सकता है. इफ सॉल्ट हैज if salt has some characteristic smell, so then it may be then it may be, जैसे कि है ना यूरिकल स्मेल आता है तो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन, तो इसकी जो स्मेल होती है वो यूरिकल होती है. यूरिन स्मेल like acetic acid CH3COO नेगेटिव चार्ज, विनेगर स्मेल होती है इसकी. विनेगर स्मेल होती है ना, लाइक फॉस्फीन, रोटन फिश, फॉस्फीन, H2S, रोटन एग. तो ये स्मेल से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो अगर आप किसी भी सॉल्ट को फिजिकली एग्जामिन कर ले रहे हो तो उसको फिजिकल टेस्ट में Sir, हम लोग डाल देते हैं. H2S, right? H2S, राइट. Okay, sir.
ठीक है। अब दूसरा जो टेस्ट आता है वो आता है यस सर। फ्लैम टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैम टेस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी, फ्लैम टेस्ट। अब देखो यार, फ्लैम टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फ्लैम टेस्ट में होता क्या है, पहले ये समझो। यस सर। देखो क्या होता है कि जनरली जो फ्लैम टेस्ट होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ड्राई टेस्ट होता है, जो भी ड्राई टेस्ट, ड्राई सॉल्ट होता है, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन में लेके जाते हैं। यस सर। ठीक है ना। और यस सर। फिर एक पेस्ट बना लेते हैं सॉल्ट का HCl के साथ। यस। फिर उस सॉल्ट को हम लोग क्या ग्लास करते रॉड। हैं, है ना, जो फ्लेम होता है बंसन बर्नर का, उसके अंदर लेके जाते हैं। और दो तरीके का उसमें गेम होता है। एक तो उसको है ना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेके जाते हैं, और एक इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जाते हैं। और वहां पर है ना जो फ्लेम का कलर आता है उसको एनालिसिस करते हैं। पूरा गेम समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इन दिस टेस्ट, in this test dry salt is mixed with small amount of HCl solution and obtain paste and obtain paste is heated on platinum wire PT wire using flame of flame of Bunsen burner। Bunsen burner। ओके। तो देखो क्या क्या किया है आपने, पहले समझ लीजिए, है ना। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि ये आपके पास में है ना है सॉल्ट है, केटायन एनायन मिक्स है। इसको आपने मिक्स किया है HCl के साथ, एक्वस, स्मॉल अमाउंट। फिर इससे आपने एक पेस्ट बना लिया, और इस पेस्ट को आपको हीट करना है ना, फ्लेम में ले जाकर के, बंसन बर्नर के फ्लेम में ले जाकर के इसको हीट करना है। अब यहाँ क्या ओके सर। होगा वो समझना है, इसको हीट कर लेना है। तो जनरली कैसे हीट करा जाता है कि इसमें प्लेटिनम का वायर लिया जाता है। जैसे मान लो ये आपका बर्नर है, ठीक है ना, और ये हमारा फ्लेम है। ये फ्लेम है, ठीक है, ये फ्लेम है।
अब ये आपका प्लेटिनम का वायर होता है, ये हमारा सॉल्ट है जो HCl से डिप्ड रहता है, ये हैंडल है हमारा, ये PT का वायर होता है, प्लेटिनम वायर। ओके सर। ठीक है ना। तो जब हम इस पेस्ट को, ये पेस्ट है आपका, तो इसका कलर को है ना हम लोग एग्जामिन करते हैं और उससे है ना इस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो कलर आता है बंसन बर्नर से, जो फ्लेम का कलर आता है उससे एग्जामिन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्ड फ्लेम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द, अब वो कलर कैसे आता है वो समझना है अपने को, ये प्रोसेस रहेगा अपने पास में। अब रिजल्ट देखिएगा यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्ड colored flame is obtained obtained due to, किस वजह से आता है वो समझिएगा। सबसे पहला जो रीजन आता है कलर आने का रीजन होता है, तीन रीजन पे आते हैं कलर। पहला जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं थर्मल वेपराइजेशन। सबसे पहला काम होता है थर्मल वेपराइजेशन, मतलब क्या होता है कि जो आपका सॉल्ट होता है वो गैसेस फेज में कन्वर्ट होता है। थर्मल थर्मल वेपराइजेशन, पहला फेज होता है। दूसरा होता है थर्मल आयनाइजेशन, थर्मल आयनाइजेशन, ये दूसरा गेम होता है। और थर्ड पॉइंट में आता है थर्मल एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ कैटायंस। जब ये कॉन्सेप्ट आता है ना तभी कलर आ जाता है। ओके सर। थर्मल एक्साइटेशन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन एक्साइटेशन इन कैटायन। अब ये वर्क कैसे करता है वो भी समझ लो। देखो, जब आपने क्या किया था समझो ध्यान से दोबारा से। जब हमने यस सर। है ना सॉल्ट को, ये जो सॉल्ट था हमारे में, सॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, इस सॉल्ट को जब हमने HCl के साथ मिक्स किया था, एक्वस पेस्ट बनाया था इससे हमने स्मॉल अमाउंट में, तो ये जो पेस्ट बना था इस पेस्ट को जब मैंने हीट किया था तो देखो सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो Cl के साथ चला जाएगा और सॉल्ट का जो नेगेटिव पार्ट है वो H के साथ चला जाएगा। तो यानी कि कटायन Cl के साथ रहेगा और H प्लस आयन के साथ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव पार्ट। यस सर। ठीक है, ये एक एसिड है जो आसानी से रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहला गेम आता है थर्मल वेपराइजेशन। तो आपके पास जो कैटायन है Cl नेगेटिव के साथ, ठीक है ना, Cl नेगेटिव के साथ, ये क्या करता है कि ये सॉलिड फेज में रखा हुआ है, भाई ये सॉलिड है आपका, तो ये सॉलिड से क्योंकि वेपराइजेशन करना है तो पहले सॉलिड से कौन सी फेज में जाएगा, गैसियस फेज में। तो पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन
फेज कौन सा आएगा? गैसेस। तो इसको बोलते हैं थर्मल वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल वेपराइजेशन। ओके सर। ठीक है, फिर क्या होगा? ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या बताया था? थर्मल आयनाइजेशन। अब ये जो गैस है ये भाई साहब ब्रेक हो जाएगी। ये पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव गैसेस फेज में था, और आपने इसको क्या कर दिया? कैटायन में कन्वर्ट कर दिया, प्लस क्या आ गया बताओ? Cl नेगेटिव आयन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ओके इसको सर। बोलते हैं क्योंकि आयंस में कन्वर्ट हुआ है तो इसका नाम क्या रखा गया? थर्मल आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, यस सर। थर्मल आयनाइजेशन। अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। आप समझना ध्यान से। अब जो आपके पास कैटायन था, ठीक है ना, आपने एनर्जी तो दे ही दी, तो वो क्या करता है? फोटोन को, एनर्जी को रिलीज करता है। थर्ड कैटेगरी, यहां समझिएगा आप। ये आपके पास न्यूक्लियस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर रहा है, क्योंकि एनर्जी दे रहे हो आप, तो मतलब फोटोन को एक्साइटेड कर रहा है ना। और जब यही फोटोन वापस से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वापस से, है ना, इनर सेल में आते हैं। भाई एक्साइटेशन होता क्या है कि यस लोअर सर। सेल से हायर सेल में जा रहे हैं, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और यस। जब वो वापस से हायर से लोअर सेल में आएंगे तो एनर्जी को रिलीज। रिलीज करेंगे। यस सर। तो जो एनर्जी रिलीज होती है इसी से क्या जनरेट कर लेते हैं? ये कलर को जनरेट कर लेते जनरेट हैं। कर। यस तो सर। पहले होता है थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल एक्साइटेशन, और इसके बाद क्या हो जाएगा? डी एक्साइटेशन हो जाएगा। तो जब डी एक्साइटेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है भाई, तो ये क्या करेगा? एनर्जी रिड्यूस करेगा, और ये एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में आती है, और यही क्या करता है? कलर को फ्रेम कर लेता है। क्या मेरी जी बात सुना सर। रही है? ठीक है। तो अब यस हम सर। क्या करना है, ये आता है कि, है ना, कि जो हम फ्रेम टेस्ट लेते हैं उसमें हम HCl का ही यूज क्यों करते हैं? तो एक तो रीजन ये हो जाता है, और फिर हम फ्लेम टेस्ट से क्या क्या रिजल्ट आता है उसका कंक्लूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला तो पॉइंट ये लिख लीजिए कि, है ना, हम HCl का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि रिलेटिवली क्या होता है कि जो क्लोरीन आयन होता है ना उसका वेपराइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ ओके सर। नोट हम लोग लिख लेते हैं कि क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड salt are relatively relatively more easily vaporizable। वेपोराइजेबल, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्लोराइड सॉल्ट का ही यूज करते हैं। दूसरा ये है कि यार अब इसका, है ना, कलर क्या आता है भाई? तो समझिए कंक्लूजन, ये आपको ध्यान रखना है। कंक्लूजन, फ्लेम टेस्ट का कंक्लूजन है ये। इसमें लिथियम आयन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आयन। तो इसका होता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड।
इसका होता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। इसका होता है पिंक, वॉयलेट। और इसका होता है ब्लू। ये एस ब्लॉक की बात कर रही थी। एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप। सेकंड की बात करोगे BE+2, MG+2। यार ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, ये फ्लेम यस सर। टेस्ट नहीं देते अभी। क्यों नहीं देते हैं बता दूंगा मैं इसको, इसका भी रीजन दे दूंगा। CA+2 देता है, SR+2 देता है, और BE+2 देता है। इसका आता है ब्रिक रेड, इसका कलर आता है क्रिम्सन, और इसका आता है एप्पल ग्रीन। पेल ग्रीन, यस सर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब यार है ना, BE और MGA टेस्ट क्यों नहीं दे पाते हैं? तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब साइज छोटा है ना, तो चार्ज ज्यादा होता है, तो जो थर्मल थर्मल एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन फिनोमिना चलता है ना, वो इसमें हो नहीं पाता है। इसलिए ये फ्लेम क्लब नहीं दे पाते हैं, फ्लेम टेस्ट नहीं दे पाते हैं। यस सर। तो जनरली ये टेस्ट जो होता है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स देते हैं, और BE और MGA टेस्ट नहीं देता है। तो दोनों पॉइंट मैं लिख देता हूँ। जी सर। नोट फर्स्ट, it is characteristics characteristics test of S block metals cation। ठीक। और सेकंड पॉइंट है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज थर्मल एक्साइटेशन and de excitation is not possible। सर लेड और कॉपर भी फ्लेम टेस्ट देते हैं, राइट? हम्म excitation is not possible, बिल्कुल। ठीक है भाई। यस अब सर। ऐसा नहीं है कि है ना, है केवल ना ये टेस्ट ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही देते हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी दे देते हैं, जैसा तुमने अभी कहा। तो हम कुछ एग्जांपल इसके भी ले लेते हैं, जैसे कि लेड और कॉपर। तो ये भी लिख लो भाई। तो Cu+2 जो होता है वो देता है ब्लू फ्लेम। ठीक है, और ये है यस सर। डी ब्लॉक एलिमेंट। और Pb+2 ये भी देते हैं, और ये भी ब्लू फ्लेम ही देते हैं, लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लेम टेस्ट। अब आता है बोरेक्स बीट टेस्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये भाई, बोरेक्स बीड। देखो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है कि पहले लिख लेते हैं इसको, नेक्स्ट हेडिंग, बोरेक्स बीड टेस्ट। ओके सर। थर्ड कैटेगरी आ गई, बोरेक्स, बोरेक्स बीड टेस्ट। देखो जनरली क्या होता है इसके अंदर, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जो बोरेक्स होता है ना, उसको पहले, है ना, वाटर के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, जो बोरेक्स होता है उसको वाटर के साथ मिक्स करके पहले पेस्ट बना लेते हैं। फिर ओके सर। उस पेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने की वजह से, है ना, उसमें से जो वो होता है हाइड्रेटेड वाटर होता है वो निकल जाता है, और उससे हम लोग बीड बनाते हैं, है ना। वो जो बीड होता है ना, लाइक B2O3, बोरेक्स बीड बोलते हैं उसको। फिर उस बीड के को मिक्स करके, है ना, सॉल्ट जिसका एनालिसिस करते हैं उसको अलग अलग फ्लेम में किए जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में या रिड्यूसिंग फ्लेम में। और फिर ओके सर। उससे उस फ्लेम के कलर को एनालिसिस करते हैं, and that test is known as what, borax bead test। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये भी, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, पूरी बात डिटेल से समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो बोरेक्स बीड टेस्ट, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या क्या कहानी है पूरी इसके अंदर। तो इन दिस टेस्ट, in this test, borax salt, borax salt is heated, heated on the platinum wire, on the PT wire when it's partially wire, where it partially descripted, and finally and finally form, and finally form glassy mass, glassy mass in the flame, glassy mass in the form of transparent, transparent glassy bead, glassy bead. And when
This glassy bead glassy bead is glassy bead is attached with glassy bead is attached with transition metals ions, या transition metal salt, transition metal salt and the again and is again heated in the oxidizing flame of the Bunsen burner. Bunsen burner. Bunsen burner. A characteristics color सर मेरा एक डाउट था। हम्म सर हमें जो लिखने को बोला colored bead is obtained which generally change its color which generally change its color which generally change its color when it enters in flame reducing flame अब बात आती है कि यार ऐसा होता क्यों है, क्या कहानी क्या है। ठीक है, अब पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। मैंने ये थ्योरी लिख दी है। सबसे पहले बात करते हैं बोरेक्स की। तो बोरेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। ठीक है, ये आपका है हाइड्रेटेड बोरेक्स। क्लियर। अब इस हाइड्रेटेड बोरेक्स को आप वाटर के साथ मिक्स करके स्मॉल अमाउंट में आप एक पेस्ट बना लेंगे।
पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को आप हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड वाटर प्रेजेंट है, ये तेजी से बाहर आएगा, ठीक है ना। और इससे बनेगा Na2B4O7। अब Na2B4O7 को आप स्ट्रांगली हीट करेंगे, देन इट कन्वर्ट इन NaBO2, इसे बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, प्लस बनाएंगे B2O3, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बोरेक्स बीड, है ना। ये है B2O3। ये बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। अब ये जो ओके आपके सर। पास में बोरेक्स बीड है, इस बोरेक्स बीड को के साथ आपको जो मेटल आपका जो है, जो सॉल्ट है जिसका एनालिसिस करना है, जिसका एग्जामिन करना होता है, उस सॉल्ट को, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में है ना, सॉल्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ये सॉल्ट है, ठीक है ना। तो इस सॉल्ट को, जो आपके पास ट्रांसमेटल सॉल्ट है ना, इस सॉल्ट को आप, ये वायर है इसके अंदर, ये हैंडल हो गया, ये प्लेटिनम वायर हो गया, और ये आपके पास बोरेक्स बीड है B2O3, और इसके चारों तरफ आप सॉल्ट को ऐड करा देंगे, ये पूरा सॉल्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, ओके ठीक है। सर। फिर आप इस ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट जो बोरेक्स बीड के साथ लगा हुआ है, इसको लेके जाएंगे बंसन बर्नर में, और यहाँ पर दो कहानी होती है ना, वो कहानी भी आप समझ लीजिए, है ना। ये आपका बंसन बर्नर हो गया। अब एक्चुअल में क्या है, दो तरीके का फ्लेम होता है, एक ये वाला फ्लेम होता है और एक ये वाला फ्लेम होता है, ठीक है ना। इसे मैंने बोला है T2 और इसे बोला है T1। टेम्परेचर जो होता है ना हमेशा, T1 का टेम्परेचर, है ना, T2 से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। जो T1 ओके है सर। वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, और जो T2 है वो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है, ध्यान रखेंगे। जो T1 है, जहां T1 लिखा हुआ है मैंने, जहां T1 है वहां पर ऑक्सीडाइजिंग, उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, वहां एनर्जी ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर कंप्लीट कंबर्शन होता है। अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन को लेके आते हो लाइक CXHY और O2, देन इट गिव्स व्हाट, CO2 प्लस H2O, कंप्लीट कंबर्शन होता है यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। जो T2 है उसको हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो, है ना, तो रिड्यूसिंग फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी होता है ये। और यहाँ पर कंप्लीट कंबर्सन नहीं होता है ना, पार्शियल या कंट्रोल्ड होता है ना, इसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम। और यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबर्सन नहीं होता है। CXHY प्लस O2 gives C प्लस H2O, ये फ्रेम कर लेता है, ठीक है। लिमिटेड सप्लाई होती है, क्लियर है भाई। तो यहाँ जो यस सर। एनर्जी निकलती है जिससे डेल्टा H1, और यहाँ निकलती है वो है डेल्टा H2। तो ध्यान रखेंगे हमेशा जो डेल्टा H1 है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, डेल्टा H2 से, H2 से। कंप्लीट यस सर। कंबशन। अब समझिए ध्यान से, अब करना क्या है। अब रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जब हम बीड पर सॉल्ट को लगा देते हैं तो एक बार उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे लेके जाते हैं तो उसका कलर आता है, फिर उसको जब हम कहाँ लेके आते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम पे लेके आते हैं तो उसका कलर आता है। तो बेसिकली इनकी रिएक्शंस कैसे होती है, और कलर के अलग अलग सॉल्ट का क्या क्या कलर होता है, पहले रिएक्शन समझते हैं फिर वापस से कलर को समझेंगे। तो सबसे पहले ओके सर।
रिएक्शन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अगर आप सॉल्ट को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे ले जाते हो तो क्या कहानी होती है? तो रिएक्शन इन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि सबसे पहले क्या करा तुमने, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट को हीट किया, है ना? किसके साथ? जब वो बोरेक्स बीट के साथ रखा हुआ था तो वो बना लेता है ट्रांजिशन मेटा मेटल मेटाबोरेट, ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट को आपने हीट किया, ठीक है? देन इट कन्वर्ट इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी आपका ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है उसको हीट कर लेना है और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना है। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का है, मेटल ऑक्साइड, ओके। और जो भी उसमें साइड प्रोडक्ट होगा वो गैसेस फेज में बाहर निकल जाएगा, लाइक मेटल M2O N। फिर क्या करना है, ये जो मेटल ऑक्साइड है इसको बोरेक्स बीड के साथ मिक्स कर देना है, M2O N प्लस B2O3। तो इससे आपको मिलेगा MbO2 का होल N, और इसे बोलते हैं ट्रांसल मेटल मेटाबोरेट। यस सर। ट्रांसल मेटल मेटाबोरेट, मेटाबोरेट, ठीक है? ये खेल होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का और इसी का कलर आ जाता है। अब क्या करना है आपको, जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मिला, अब उसको कहाँ लेके जाना है आपको, रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर, इसी को ही। तो नेक्स्ट रिड्यूसिंग फ्लेम, अब वहां क्या रिएक्शन होनी है, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा कि जो आपके पास में मेटल के ऊपर चार्ज है Mn+1, जो भी चार्ज है Mn+ चार्ज जो भी है उसके पास में, ठीक है? और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, M+ चार्ज के अंदर। और जो वैल्यू होगी वो M की कम आएगी, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाएगा। जो M की वैल्यू होगी वो N से क्या होनी चाहिए आपकी, कम हो जाएगी, है ना? तभी क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग फ्लेम पे जाकर के कलर को शो कर पाएगा। तो इसमें होना क्या होता है कि जो आपके पास में ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट मिला था, क्या मिला था आपको, MbO2 का होल N, ठीक है ना? अब इसमें इनकम्प्लीट कंबर्शन होता है तो वहां क्या मिलेगा आपको, कार्बन मिल जाता है इनकम्प्लीट कंबर्शन में। तो जो कार्बन होता है वो क्या करता है, इस ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट के साथ रिएक्शन करके दो कंडीशंस को, है ना, क्रिएट कर सकता है। पहली कंडीशन ये है कि इट कन्वर्ट इन MbO2 का होल M, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ N करना है इसको, यहाँ N करना है, होल M। और इनकम्प्लीट कंबर्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, लोअर वैलेंसी मिलेगी आपको,
ओके सर। अगर अगर मेटाबोरेट ही बनता है तो मेटाबोरेट का कौन से नंबर मिलेगा, लोअर वैलेंसी मिल जाएगी, लोअर वैलेंसी, वैलेंसी ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट, मेटाबोरेट, या फिर वो ब्रेक ही हो जाएगा, है ना, वो सीधे सीधे मेटल्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल प्लस B2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, सीधे सीधे मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी और इसी से क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ, आप समझिएगा एग्जांपल। सबसे पहला गेम जी जो सर। किया था हमने, वो क्या करा था कि मेटल जो लिया था हमने, उस मेटल सॉल्ट को हमने सबसे पहले हीट किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड को बोरेक्स के साथ हीट करके, बीड के साथ हीट करके ट्रांसल मेटल मेटाबोरेट बनाया, इसका कलर देख लेंगे, और फिर इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जा करके उसका प्रोडक्ट का कलर देख लेंगे। अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो सीधे सीधे मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो लोअर वैलेंसी ऑफ ट्रांसल मेटल मेटाबोरेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या किया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिया मैंने, है ना, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के बारे में बात करनी है हमें। तो हमने सबसे पहले इसको कहाँ लेके गए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो यहाँ पर ले जाते हैं, तब क्या करते हैं, सबसे पहले कॉपर सल्फेट को हीट करना है और किस में कन्वर्ट कर लेना है, कॉपर ऑक्साइड, बोलो भाई, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, यस सर। साइड प्रोडक्ट गैसेस के में। फिर कॉपर ऑक्साइड को लेके जाना है किसके साथ, बोरेक्स बीड के साथ। बताओ यहाँ क्या बनेगा, कॉपर, क्या है, कॉपर, बताओ क्या बोलोगे, मेटा, मेटल मेटा बोरेट, बोरेट। तो क्या बन जाएगा, BO2 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और इसका जो कलर आता है वो आता है ब्लू कलर, कैसा कलर आता है, ब्लू कलर। अब इसको लेके जाना है रिड्यूसिंग फ्लेम में, रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो जब तुम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाओगे तो क्या होगा भाई, CuO है आपके पास में, CuO है, और अगर मैं इसको कार्बन के साथ लेके जाऊंगा, देन इट कन्वर्ट इन व्हाट, कार्बन, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ओके सर। ठीक है ना। है, और इसका जो कलर आता है वो कैसा कलर आता है, रेड कलर। अब ऐसा नहीं है, देखो दो पॉसिबिलिटीज बताई है, तो या तो वो है ना मेटल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो अगर मेटल ट्रांसल मेटल मेटाबोरेट में रहता है तो उसकी वैलेंसी कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही होता है। अब मैं आपको कुछ है ना कंक्लूजन दे रहा हूँ कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है उसका, और रिड्यूसिंग फ्लेम में उसकी कहानी क्या होती है। बहुत सारी रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में है ना मेटल्स फॉर्म होते हैं, और बहुत सारे में वो है ना लोअर वैलेंसी ऑफ ट्रांसल मेटल मेटाबोरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। तो देखते हैं कौन कौन से कैसे कलर आते हैं। मैं आपको यहाँ टेबल दे रहा हूँ एक, ठीक है। सबसे पहले है ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयंस। दूसरी तरफ है कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। दूसरा है कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, और तीसरा है केमिकल नेचर उनका क्या रहेगा, केमिकल नेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं Cu+2 की, तो इसके बारे में तो अभी बताया मैंने। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर कैसा आया था, ब्लू, और यस सर। रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा कलर आया था, रेड। रेड। किस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो बना था वो क्या बना था, कॉपर मेटाबोरेट, जी सर। और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर क्या बना था, ये Cu में कन्वर्ट हुआ था। ओके सर। क्लियर, Cr+3 ग्रीन कलर, और इसका भी ग्रीन कलर ही आता है।
ग्रीन कलर। इसमें क्या होता है कि, है ना, ये कन्वर्ट होता है CrBO2 का होल साइज। ठीक है भाई। जी सर। और रिड्यूसिंग में भी CrBO2 का होल साइज। थर्ड है कोबाल्ट+2। इसका कलर आता है ब्लू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी ब्लू। ठीक है। COBO2 का होल ट्वाइस। COBO2 का होल ट्वाइस। Fe+3, इसका आता है येलो कलर, और यहां आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर यहां बनता है ये FeBO2 का होल क्यूब, और यहाँ बन जाता है FeBO2 का होल ट्वाइस। देखो, इसने जाकर के रिड्यूसिंग फ्लेम में जाकर कलर चेंज किया है ना। सेकंड और थर्ड ने नहीं किया था, तो उन दोनों का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कलर सेम आया है जी ना। सर। और पहला वाला और फोर्थ वाला रिड्यूसिंग फ्लेम में जाकर कलर चेंज कर रहे हैं। तो उसमें दो केस में बना, या तो वो अपनी ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट की ऑक्सीडेशन वैलेंसी कम कर दे, और नहीं तो जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले वाला जीरो में कन्वर्ट हुआ, और दूसरे वाले चौथे वाले में उसने वैलेंसी कम कर दी। ठीक है ओके ना। सर। नेक्स्ट फिफ्थ वाले की बात करो, तो फिफ्थ है निकल+2। निकल+2, तो निकल+2 जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, और ये कन्वर्ट होता है ग्रे में। ऑब्वियसली यहाँ पर कलर बदल लेंगे। कलर बदल रहे हैं तो मतलब है ना, रिएक्शन भी बदल जाएगी। यहाँ बनेगा आपका NiBO2 का होल ट्वाइस। रिड्यूसिंग फ्लेम में ही चला जाएगा निकल के अंदर। सिक्स देखिए, Mn+2। Mn+2 वॉलेट रेड, और ये कन्वर्ट होता है कलरलेस। कलरलेस, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। MnBO2 का होल क्यूब कन्वर्ट इन MnBO2 का होल ट्वाइस। क्या आपको ये रिजल्ट समझ में आया कैसे हुआ है? यस सर। और कलर्स तो देखो देखो याद ही रखने पड़ेंगे अपने को। ओके क्लियर है? सर। हाँ सर। वैसे मैं कलर्स, है ना, याद करने की ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले यार ये चैप्टर कवर कर लीजिए आप। फिर मैं लास्ट में आपको इसके बारे, इसकी सारी मोस्ट ऑफ मतलब 95% तो कलर तो मैं याद करा ही दूंगा। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी, माइक्रो माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि दिस टेस्ट इज नियरली सेम दिस टेस्ट is nearly same as borax bead टेस्ट। तो रिजल्ट उसी का जैसा होता है, बस थोड़ा सा रिएक्शन से फर्क होता है, मैं बता दूंगा अभी। इन दिस टेस्ट
in this list paste of microcosmic salt is heated on platinum wire where it formed glassy bead. Where it formed glassy bead. ठीक है, तो मैं आपको वही बीड बना के दिखा देता हूँ और रिएक्शंस पे बता दूंगा कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है? तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है NaNH4 HPO4.4H2। इसकी रिएक्शन करा दो किससे? वाटर से। दैट इज कॉल्ड माइक्रोकॉस्मिक। ओके सर। माइक्रोकॉस्मिक। ठीक है, अब इसको जब तुमने वाटर के साथ रेट कराया तो पहले क्या बनाओगे? पेस्ट बनाओगे। फिर इस पेस्ट को हीट करोगे तो हाइड्रेटेड वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका NaNH4.HPO। फिर क्या करोगे? इसको स्ट्रांगली हीट करोगे। जब स्ट्रांगली हीट करोगे देन इट कन्वर्ट इन व्हाट? H2 गैस, NH3 गैस, प्लस बन जाएगा NaPO3 और इसे बोलते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट। यही है ग्लाइसिमिड आपका। फिर से जो वहां B2O3 बना था ओके वहां सर। पर ये बन जाएगा ठीक है सर। सोडियम मेटाफॉस्फेट। मेटाफॉस्फेट है ना। ट्रांसपेरेंट ग्लाइसिमिड यही होता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ग्लाइसिमिड। सर ट्रांसपेरेंट ग्लाइसिमिड, हाँ बेटा। सर आपने जो थियोरी दी थी वो बोरैक्स बी टेस्ट के लिए, सर उसमें आपने डिस्क्रिप्टेट्स लिखा था, तो उसका क्या मतलब है सर? डिस्क्रिप्टिव मतलब वही जो नॉर्मली अपने के पास जो है कि रिएक्स ये तो हो गया है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन गया। अब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैसे रिएक्शन होती है और रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसे रिएक्शन होती है? किसके साथ? सोडियम मेटाफॉस्फेट के साथ। तो रिएक्शन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सबसे पहला पॉइंट। रिएक्शन इन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करोगे तो सबसे पहले ट्रांसन मेटल सॉल्ट, ट्रांसन मेटल सॉल्ट प्लस है ना हीट, मतलब आपको हीट के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, गर्म हीट करना पड़ेगा उसको। तो वो क्या हुआ कि ट्रांसन मेटल ऑक्साइड और गैसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ट्रांसन मेटल ऑक्साइड प्लस गैस बन जाएगी जैसे उसमें भी होता था। फिर इस ट्रांसन मेटल ऑक्साइड को, ट्रांसन मेटल ऑक्साइड को आपको रिएक्ट कराना है सोडियम इसके साथ में, मेटाफॉस्फेट के साथ में, NaPO3 के साथ। जी सर। देन इट कन्वर्ट इन व्हाट? मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट। मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट
ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक है। अब रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, जो मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट होगा वो इनकम्प्लीट कंबशन कराएगा, मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन करा करके, है ना, दो ही खेल वहां खेलेगा। रिएक्शन इन रिड्यूसिंग फ्लेम। तो यहां पर क्या होगा, मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट प्लस कार्बन। अब ये दो वैलेंसी है, क्या दो चांसेस रहेंगे, या तो वो क्या करेगा, मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट की जो वैलेंसी है उसको कम कर देगा, है ना, लोअर वैलेंसी में आएगा, यस या सर। वही मेटल्स में कन्वर्ट कर लेगा। कन्वर्ट। जी सर। तो लोअर वैलेंसी ऑफ मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यार वो मेटल में ही कन्वर्ट कर दे सीधे, मेटल प्लस NaPO3 प्लस CO। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, वही कॉपर से इसको भी समझ लेते हैं। एग्जांपल विद कॉपर सल्फेट। तो एग्जांपल विद कॉपर सल्फेट। तो अगर कॉपर सल्फेट से समझना है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, कॉपर सल्फेट को हीट करके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना है। फिर इस कॉपर ऑक्साइड को सोडियम मेटाफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करा करके सॉल्ट बनाना है। NaCuPO4 सॉलिड, इसका कलर आता है ब्लू। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया। अब आते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में जब तुम जाओगे तो इसी को कार्बन के साथ हीट कर लेना है, जी सर। NaCuPO4 हीट करना है किसके साथ, कार्बन के साथ। देन इट कन्वर्ट इन कॉपर, अगेन कौन सा कलर आएगा, रेड कलर, प्लस क्या आएगा NaPO3 प्लस क्या आ जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो वही कलर आ गया। तो कहानी वही होती है, बस रिएक्शंस के लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, रिजल्ट वही रहते हैं जो अपने को बोरेक्स वीडियो में लेते हैं। ओके सर। ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट जो है ना, वो है चारकोल कैविटी टेस्ट। ये भी बहुत बढ़िया टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि हम लोग है ना एक वो लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, वुड लेते हैं, और उसमें क्या है, एक है ना होल कर देते हैं, और उस होल के अंदर होल करने के बाद, है ना, चलो मैं इसको डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, चारकोल कैविटी टेस्ट। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट ध्यान रखिएगा। चारकोल कैविटी टेस्ट। तो चारकोल कैविटी टेस्ट की अगर बात करें तो इन दिस टेस्ट in this test salt is mixed with salt is mixed with
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, sodium carbonate, and small amount and a small amount of water is added so as to make the paste. Paste and paste is placed and paste is placed in the cavity cavity made in charcoal. Charcoal block. And then cavity is heated and then cavity is heated by using oxidizing flame of the Bunsen burner of the burner using blowpipe and nature of cavity is observed and this test is not specified and this test is not specific. ठीक है ना, करना क्या क्या समझ लीजिए पहले आप। सबसे पहले सॉल्ट लेना है, सॉल्ट को मिक्स कर देना है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, उसका स्मॉल अमाउंट वाटर के साथ रख करके पेस्ट बनाना है, इस पेस्ट को कैविटी में डाल देना है, फिर आपको फ्लेम को है ना ब्लो पाइप से हीट करना है और फिर जो कैविटी का सरफेस होगा उससे एनालिसिस करके बताना है कि वो कौन सा मेटल हो सकता है। ये है पूरी कहानी, डायग्राम से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट है कैटायन एनायन, इसको मिक्स करना है Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो कैटायन चला जाएगा कार्बोनेट के साथ और एनायन चले जाएगा सोडियम के साथ। फिर क्या करना है कि जो आपके पास कार्बोनेट है उसको हीट करना है, वो चला जाएगा ऑक्साइड के अंदर प्लस CO2 गैस निकल जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ फिर इसको कहाँ लेके आना है, रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ।
तो वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में या तो वो कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। करना कैसे है पूरा खेल, ये आपके पास है ना चारकोल ब्लॉक है, इसमें ये कैविटी होती है, इसमें आपको पेस्ट रख लेना है, भर देना है। ये आपके पास में पंसर बर्नर होगा, ये आपका फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये ब्लो पाइप होगा। इस ब्लो पाइप को जब एयर ब्लो करोगे तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा फ्लेम, और ये इस फ्लेम को इस जो मेटल ऑक्साइड है उसके सरफेस से, है ना, आपको समझाना पड़ेगा कि कैसा कैसा कॉन्सेप्ट होगा। ये कैविटी है, ये कैविटी है, इसके अंदर ये पेस्ट है, ये ब्लो पाइप है, ठीक है। यस सर। ब्लो पाइप है और ये फ्लेम है। अब इस कैविटी का एनालिसिस करना है अपने को, तो कैसे कैसे करना होता है ये देखिए, कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट। तो कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन देखो, अगर आपकी कैविटी है ना स्मूथ आ गई भाई साहब एकदम, फर्स्ट ये कैविटी थी और ये बिल्कुल स्मूथ है एकदम, ठीक है ना, लिक्विड कन्वर्टिंग सॉलिड स्मूथ आ गया है, स्मूथ कैविटी आ रही है, स्मूथ कैविटी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल है वो हो सकता है जिंक हो सकता है, स्टेनस हो सकता है, और लेड हो सकता है, पीबी हो सकता है, ठीक है। सेकंड केस, अगर आपकी कैविटी थोड़ी सी रफ है, रफ टाइप की है, ठीक है ना, तो रफ कैविटी, रफ कैविटी, तो यहाँ पर आपके पास Fe हो सकता है और कॉपर हो सकता है, ठीक है। फ्यूमिंग कैविटी आ गई, फ्यूमिंग कैविटी आ गई, फ्यूमिंग कैविटी आ गई। तो इसका मतलब कोई वोलेटाइल आपके पास ऑक्साइड्स हैं, लाइक AS2O3 या Sb2O3, लाइक वोलेटाइल ऑक्साइड्स, ठीक है, जी सर। ठीक है ना। ये रिजल्ट रहते हैं आपके पास में। अब बात आती है नेक्स्ट कैटेगरी, जिसे हम बोलते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। ये भी थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, ये एस ब्लॉक भी दे देते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट भी है इनके अंदर और डी ब्लॉक एलिमेंट भी है, तो थोड़े से मिक्सचर्स रहते हैं थोड़ा सा। यस सर, हम ये लैब में करते हैं। हम्म हम्म ओके, तो लैब में करते हो तो देख लो भाई इसको भी फिर, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट,
अब कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में क्या होता है कि कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में है ना, ये एक तरीके से एक्सटेंशन है चारकोल कैविटी टेस्ट का, है ना, ये उसका एक्सटेंशन फॉर्मेट ही है, ठीक है। तो सर तो क्या ये ऐश टेस्ट नहीं है? सॉरी बेटा, देखिए कोबाल्ट नाइट्रेट कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट is the extension of charcoal cavity test, charcoal cavity test involving 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 invisible invisible cavity cavity due to the presence of due to presence of refractory metals oxide, metal oxide